नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को फिर से उम्मीदवार बनाया। बड़ौदा उपचुनाव के लिए योगेश्वर दत्त ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान जेपी दलाल मौजूद रहे। सांसद रमेश कौशिक और कृष्ण लाल पवार भी मौजूद रहे। योगेश्वर दत्त ने नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेताओं ने भी चुनाव में योगेश्वर की जीत की कामना की। योगेश्वर के नामांकन के बाद बीजेपी ने हुंकार भरी। दिग्गज नेताओं ने योगेश्वर के लिए प्रचार किया। बड़ौदा बीजेपी प्रभारी ने लोगों से वोट की अपील की तो मूलचंद शर्मा और कमलेश ढांडा ने भी मोर्चा खोला। नामांकन के बाद ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने और सपने दिखाने वाली पार्टी है। बड़ौदा का उपचुनाव जनता का चुनाव है। ओपी धनखड़ ने कहा कि यहां विकास की एक नई लहर चलने लगी है और इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, अब मौका मिला है। ओपी धनखड़ ने योगेश्वर दत्त के लिए वोट अपील की। कहा कि राजनीति की कुश्ती में योगेश्वर को जीत दिला दो। बीजेपी के लिए खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरि। धनखड़ ने कहा कि अब बड़ौदा के लोगों की बारी है, बदलाव होगा। कांग्रेस ने लोगों से झूठ बोला, सिर्फ सपने दिखाए। केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्याण ने भी हुंकार भरी। कहा कि हरियाणा में संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। यहां के लोग मेहनती और सहयोगी है। राजनीति के लिए कुछ लोगों ने जाति का जहर खोला। संजीव बाल्याण ने कहा कि खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। योगेश्वर ने पहलवानी में भारत का नाम रोशन किया। संजीव बाल्याण ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। बीजेपी जेजेपी की सरकार 5 साल चलेगी। विकास के लिए योगेश्वर दत्त को जिताना है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार बड़ौदा का चुनाव अहम है और बीजेपी जेजेपी को जनता का प्यार मिलेगा। कांग्रेस से लोग नाखुश हैं। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि बड़ौदा हल्के को विकास की राह पर ले जाना है। सड़क और शिक्षा के साथ दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा। बीजेपी ने बड़ौदा का विकास मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस के बहकावे में लोग ना आए। जेजेपी प्रवक्ता केसी भांगड़ ने कहा कि योगेश्वर दत्त जेजेपी और बीजेपी का उम्मीदवार है। दुष्यंत की सेना चुनाव प्रचार में आगे मिलेगी। कार्यकर्ता अपनी मेहनत से काम करेंगे। केसी भांगड़ ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखा है। ताऊ देवीलाल ने भी गठबंधन किया था। विकास के लिए जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हुआ। टिकट मिलने के बाद योगेश्वर दत्त अपने गांव भैंसवाल कला पहुंचे। कहा कि गांव की झोली में टिकट डालने आया हूं। मेरी टिकट गांव की है और ये चुनाव भी गांव का ही है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि मेरी लड़ाई बड़ौदा हल्के की जनता की लड़ाई है। बड़ौदा के विकास के लिए ये चुनाव है। बड़ौदा की जनता बीजेपी के साथ है। पिछले चुनाव में बहुत कम समय मिला था। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने गोहाना मंडल परिसर में नामांकन भरा और इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा मौजूद रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से झूठ बोले। जनता अब इनको समझ चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आएगी। शैलजा ने कहा कि चुनाव को लेकर के बीजेपी में बौखलाहट है, तभी इन्होंने चुनाव से पहले ही चेयरमैन की नियुक्ति की। बीजेपी ने बड़ौदा में कोई विकास नहीं किया। जनता इनको जवाब देगी। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। बीजेपी जन विरोधी कानून ला रही है जिससे जनता में नाराजगी है। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। एसवाईएल का पानी लाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला पक्ष में आने के बाद भी अभी तक एसवाईएल का पानी नहीं आया है।
बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर के किरण चौधरी ने कहा कि इनके गठबंधन को जनता पहचान चुकी है। बड़ौदा की जनता भूली है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। इन्हें जनता सत्ता से बाहर कर फेंकेगी। इंडियन नेशनल लोकदल ने जोगेंद्र नरवाल को प्रत्याशी बनाया। जोगेंद्र नरवाल ने भी पर्चा दाखिल किया। जोगेंद्र मलिक 2019 में भी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़े थे। नामांकन के दौरान जोगेंद्र नरवाल के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला और इनेलो जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 1977 से लेकर के 2005 तक इनेलो उम्मीदवार ही जीत रहा था, आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर कपूर नरवाल निर्दलीय पर्चा भरने पहुंचे। नरवाल बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से नाराज है। इस दौरान उनके साथ महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी साथ दिखे। इससे पहले नरवाल को कांग्रेस से टिकट मिलने की चर्चा थी। बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां। सरकार ने 14 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन नियुक्त किए। सुभाष बराला और बबीता फोगाट का भी नाम शामिल। यमुनानगर के रामनिवास गर्ग हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं ने उनका स्वागत किया है। रामनिवास गर्ग ने कहा कि वो प्रदेश भर के व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करवाएंगे। रामनिवास गर्ग ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपी है, किसान और व्यापारी दोनों की बीजेपी को जरूरत है। किसान अन्नदाता है तो व्यापारी धन्नदाता है। दोनों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष धूमन सिंह खिरमच को सरकार ने सरस्वती बोर्ड के उप चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। धूमन सिंह की कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। धूमन सिंह ने सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। कहा कि उनको तो जो जिम्मेदारी सौंपी है तत्परता से उसे निभाने की कोशिश करेंगे। बद्री से लेकर राजस्थान के जैसलमेर जाने वाली सरस्वती को पुनर्जीवित करने पर उनकी नजर रहेगी। शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनको शुगरफेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जैसे ही यह खबर शाहबाद वासियों को लगी तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ नवनियुक्त चेयरमैन रामकरण काला का स्वागत किया। रामकरण काला ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो बाखूबी निभाएंगे। बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने सरकार के दिए गए हरियाणा आवास बोर्ड चेयरमैन पद को संभालने से इनकार कर दिया। कहा कि कृषि कानून ठीक नहीं है तो कैसे सरकारी पद लूं, ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। जोगीराम सिहाग ने कहा कि जब तक तीनों अध्यादेशों को ठीक नहीं किया जाता तब तक कोई सरकारी पद का लाभ नहीं लेंगे। बरवाला की जनता कहेगी तो एमएलए के पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है। जोगीराम सिहाग ने कहा कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने उन पर विश्वास जताया, लेकिन वो किसान होने के नाते किसानों के साथ खड़े हैं। रेवाड़ी से बीजेपी के नवनिर्वाचित हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने इस सम्मान के लिए पार्टी का धन्यवाद किया। कहा कि निस्वार्थ भावना से पार्टी के साथ हैं और तब तक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे जब तक जिंदा है। अरविंद यादव ने कहा कि विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर के उस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और पार्टी कार्यकर्ताओं में जो विवाद हुआ उसी समय रहते सही तरीके से संभाल लिया जाता तो रेवाड़ी की सीट नहीं हारते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोहला चीका को आधुनिक खेल स्टेडियम की मंजूरी देकर बड़ी सौगात दी है, जिससे गोहला वासियों में खुशी की लहर है और इस खुशी का इजहार लोगों ने लड्डू बांट कर किया। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए लोगों ने कहा कि स्टेडियम देकर गोहला के खिलाड़ियों को तोहफा दिया है, जिससे अब गोहला के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकेंगे। गोहला चीका में खेल स्टेडियम का श्रेय लेने के लिए नेताओं में होड़ लग गई है। खेल स्टेडियम की मंजूरी मिलने पर पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। साल 2017 में मुख्यमंत्री ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी।
कुलवंत बाजीगर ने कहा कि उनके करवाए गए विकास कार्यों को जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह श्रेय उनका ले रहे हैं और विधायक ईश्वर सिंह की डिग्रियों पर कुलवंत बाजीगर ने सवाल उठाए। कुलवंत बाजीगर ने कहा कि ईश्वर सिंह पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार के कारण ही ईश्वर सिंह 45 साल तक विधायक नहीं बन सके हैं। दुष्यंत चौटाला की लहर के कारण वो विधायक बने। जाखल में नगरपालिका कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही नगरपालिका चेयरमैन के सुसर चेयरमैन प्रतिनिधि ने पंखे से लटक करके जान दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू की है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कई पार्षदों पर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई कर न्याय देने की प्रशासन से मांग की है। मृतक के बेटे ने बताया कि नगरपालिका चेयरमैन बनाते समय कई नगर पार्षदों ने मोटी घूस खाई थी और फिर से पैसों की मांग कर रहे थे, जिससे दुखी होकर पिता ने ये कदम उठाया। कैथल में गांव में पराली अवशेष जलाने से ना रोकने के आरोप में सरपंचों को नोटिस मिलने पर जिला सरपंच एसोसिएशन ने रोष जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर डीसी को ज्ञापन सौंपा। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि अगर कोई गांव में पराली जलाता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सरपंचों को नोटिस भेजना गलत है। सरपंचों का काम सरकारी अधिकारियों की मदद करना है। सिरसा के साथ लगते गांव रंधावा में चल रही फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण से ग्रामीण रोषित हैं और फैक्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखकर रबड़ जलाई जाती है, जिससे होने वाले प्रदूषण के कारण खेतों में फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। प्रदूषण से ग्रामीणों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण लघु सचिवालय में पहुंचे और फैक्ट्रियों को बंद करवाने की मांग को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्रियां बंद करवाने की मांग की। फरीदाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 लाख का इनामी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने सूरजकुंड इलाके से फ्रैक्चर गैंग के सरगना को काबू किया। मुठभेड़ के बाद घायल होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुलभूषण पर फरीदाबाद में अलग अलग थानों में 10 मामले दर्ज है। कुलभूषण अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को सुपारी लेता था और फिर बुरी तरह से उनके हाथ पैर तोड़ देता था। इसी के चलते इसके गैंग का नाम फ्रैक्चर गैंग पड़ा। फरीदाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 लाख पुलिस ने इस गैंग के बाकी लोगों को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुलभूषण फरार चल रहा था। बल्लभगढ़ के नवलू कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 4 लड़के, 1 लड़की और महिला समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निजी मकान में छापा मारा। छापे के दौरान खुलासा हुआ कि निजी मकान में काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। बल्लभगढ़ सिटी थाना पुलिस और बस स्टैंड चौकी की पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। करनाल के झांझड़ी गांव में खेतों में बने 2 पोल्ट्री फार्म को सील करने पहुंचे बैंक कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के सामने पोल्ट्री फार्म मालिक ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पोल्ट्री फार्म मालिक ने 2013 में बैंक ऑफ इंडिया तरावरी से करीब 1 करोड़ 73 लाख का लोन लिया था। लोन ना चुकाने पर बैंक कर्मचारी पोल्ट्री फार्म को सील करने के लिए पहुंचे थे। पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि कर्मचारी उससे कैश में पैसों की डिमांड कर रहे हैं। करनाल के गांव कैमला की रहने वाली विवाहिता ससुराल जाते समय रास्ते से लापता हो गई। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा और एसपी से परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। फरीदाबाद में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बल्लभगढ़ के अटाली गांव में दिन दिहाड़े बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक्स सर्विसमैन और बैंक सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि घायल परिवार के किसी से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें घायल के परिवार के कुछ सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की जांच भी की जा रही है।
कुरुक्षेत्र के गांव भिवानी खेड़ा से लुखी रोड पर गाड़ी में अचानक आग लग गई। कई घंटों तक गाड़ी जलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। छोटी नवरात्र शनिवार से शुरू हो रहे हैं। देश की 52 शक्तिपीठों में से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई। कोरोना काल के कारण कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, ना ही मंदिर की घंटी को छूने दिया जाएगा और ना ही ज्यादा भीड़ इकट्ठे होने की अनुमति है। मान्यता है कि मां भगवती का दायां टखना गल्फ के रूप में विद्यमान है। नवरात्र महोत्सव के पहले दिन से मां के भक्तों की आस्था देखते ही बनेगी और श्रद्धालु सूर्योदय के साथ ही कतारों में लगकर मां के दर्शन करेंगे। अनलॉक 5 के बाद भी कुम्हारों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कुम्हारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से बिक्री में भारी कमी आई है। दीपावली फीकी रहने के आसार से कुम्हार चिंता में नजर आ रहे हैं। कुम्हारों ने कहा कि कोरोना के कारण सभी के काम धंधों पर असर पड़ रहा है। खास करके छोटे व्यापारी तो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए ही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी दिनों में हालात पहले की तरह सामान्य होंगे और कामकाज को गति मिलेगी। हरियाणा में 24 घंटे में 1199 से ज्यादा कोरोना के केस। 9 मरीजों ने तोड़ा दम। 1,46,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। गुलाम नबी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब एक्टिव केस 407 है और अब तक 4,549 केस मिल चुके हैं। 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों, जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जल्द से जल्द मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करने के निर्देश दिए। जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान के तहत मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता संबंधी नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के बीच अब हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों को बाकी राज्यों के लिए चलाने का फैसला लिया है और इसी कड़ी में जींद से राजस्थान और पंजाब के लिए बस सेवा शुरू की गई है। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि कई महीनों बाद इन सेवाओं को बहाल किया गया है। अधिकारियों के आदेश पर कोरोना के चलते बस सेवा ठप पड़ी थी, लेकिन अब आदेशों के बाद सेवाओं को बहाल किया जाएगा। करनाल में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं और कई जगह किसानों ने पराली भी जलाई है, जिससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि पराली में आग लगाना मजबूरी है। पराली के गांठे बनाने के बाद भी पराली का कोई भी खरीदार नहीं मिलता है। सोनीपत में पराली जलाने को लेकर के किसानों पर सख्त प्रशासन। 8 किसानों पर प्रशासन ने पराली जलाने पर लगाया है जुर्माना और कहा कि किसान पराली न जलाएं और अगर जलाते हैं तो सख्ती लगातार जारी रहेगी। किसानों का कहना है कि पराली के कारण ही पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो धुआं फैलाती हैं वो कहाँ है, उन पर भी कोई कार्रवाई प्रशासन और सरकार को करनी चाहिए। महेंद्रगढ़ से होकर के गुजरने वाले हाईवे की हालात पिछले कई साल से खस्ता हाल है। लोगों ने सतनाली चौक पर नारेबाजी कर गुस्से का इजहार किया है और प्रशासन को चेतावनी दी कि रोड का निर्माण नहीं कराया तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने लोगों की मांग का समर्थन किया। कहा कि विधानसभा में इसे लेकर के आवाज उठाई थी। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस हाईवे का निर्माण करवा करके 4 लेन बनाया जाएगा। भूलाचीका में स्वच्छ अभियान सिर्फ नारों और कागजों तक ही सिमट करके रह गया है। रियलिटी चेक में दिखा कि शहर के हर वार्ड में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने के आदेश के बाद उद्योगपतियों के लिए एक बार फिर संकट खड़ी हो गई है। सरकार के इस उद्योग की गति पर विराम लग सकती है। उद्योगपतियों की माने तो जनरेटर से नाम मात्र का प्रदूषण होता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण पराली जलाने से होता है, जिसे लेकर के सरकार के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है। कैथल में बिजली निगम के पुंडरी सर्कल में बिजली बिलों के नाम पर उपभोक्ताओं को नकली रसीद थमाकर 55 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया। कंपनी ने 5 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। बिजली बिल भुगतान सुविधा देने के लिए ईपे नामक कंपनी ने पुंडरी में बिजली बिल भुगतान सेवा देने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। षड्यंत्र के तहत आरोपियों ने फर्जी रसीद कलेक्शन बुक छपवा करके धोखाधड़ी और गबन किया। भूलाची का अनाज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब मार्केटिंग बोर्ड की फ्लाइंग पूरे दल बदल के साथ दोनों मंडियों में किसानों की आई धान की ढेरियों का H1 रजिस्टर से मिलान करने लगी। सुमेधा कटारिया ने मंडी में भुगतान न होने पर अधिकारी और कर्मचारी को जमकर के लताड़ लगाई और कहा कि भुगतान को लेकर के कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हूं, सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि भुगतान देने में देरी क्यों हुई। पलवल के होटल अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर भोजनालय कैंटीन की शुरुआत होने जा रही है, जिससे मंडी में आने वाले किसानों और मजदूरों को 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। रोजाना 300 लोगों को फायदा मिलेगा। अवैध पार्किंग ने अंबाला शहर की सूरत बिगाड़ करके रख दी है। शहर के बाजारों की सड़कों पर अवैध पार्किंग का मकड़जाल बन गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी सड़क के दोनों ओर ऑटो रिक्शा वालों का जमावड़ा लगा रहता है। दुकानदारों को कहने की ट्रैफिक व्यवस्था का अंबाला छावनी के बाजारों में बुरा हाल है। साइड के लिए कहने पर वाहन चालक लड़ने लगते हैं। पुलिस भी अवैध वाहनों को नहीं हटा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने पुलिस कमिश्नर की देखरेख में करोड़ों के मादक पदार्थों को फैक्ट्री में आग के हवाले कर दिया। ये मादक पदार्थ अलग अलग थानों से पकड़े गए थे और इनको डिस्पोज करने की प्रक्रिया के तहत आग लगाई गई। जींद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय कमेटी की बैठक डीआरडीए परिसर में की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीसी सतेंद्र दुहान ने की। नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू से युक्त पदार्थ के खाने पीने और धूम्रपान करने की रोक लगाई जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा चालान करें। सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के बागपत में अवैध रूप से लिंग के जांच के घौरक धंधे का पर्दाफाश किया। टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और आरोपी डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया है। पीएनडीटी अधिकारी ने बताया कि सिविल सर्जन को सूचना मिली थी बागपत एरिया में लिंग जांच की जा रही है और रोहतक और सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और कार्रवाई की। नारनौल में डीएसपी ने बताया कि सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 इनामी बदमाश और 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनपत के गांव थर्राय में प्रवासी मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर रविवार से गायब था और उसके बेटे ने साथी मजदूर पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। हिसार के बरवाला में दौलतपुर चौक पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने 450 ग्राम सोना और चांदी चोरी कर ली। हिसार में रमलू के परिवार ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की। परिवार वालों और ग्रामीणों ने मांग की कि रमलू के परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ सुरक्षा और पक्की सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए।